श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज केसारा मुफ्तीगंज जौनपुर के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 10 विज्ञान सामाजिक विज्ञान प्रकरण है जल संसाधन के बारे में। प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा कि जल संसाधन क्या है। जल संसाधन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी हमेशा सदैव दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो इसमें दो शब्द आया, जल और संसाधन। तो पहले जल के बारे में समझिए कि जल क्या है। जल ही जीवन है। लोग कहते हैं अक्सर कि जल ही जीवन है। जहां जल है वहीं जीवन है, क्योंकि जल से ही पूरे जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है। तो अगर उत्पत्ति जल से हुई है तो उनका जीवन चलने के लिए जल की जरूरत भी पड़ती है। तो जल का निर्माण कैसे हुआ हमारे प्रकृति में? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनके संयोजन से जल का निर्माण हुआ है। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके ये क्या बना? जल का एक अणु बन गया। माने HOH ये बराबर हुआ H2O। ये जल, ये संरचना सूत्र है और ये अणु सूत्र है। HOH ये संरचना सूत्र है जल का। हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु संयुक्त होकर के जल का निर्माण हुआ। तो जल समझ गए। अब है संसाधन। जिस तरीके से उपकरण से, चाहे जिसके द्वारा हम जल को विभिन्न तरीकों से एकत्रित करते हैं, उसको हम संसाधन करते हैं। जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल है सबसे महत्वपूर्ण कृषि, फिर है औद्योगिक, जो औद्योगिक तमाम तरह की वस्तुएं फैक्ट्रियों में बनती है, कल कारखानों में बनती है, उसमें पानी का बहुत बड़ा उपयोग होता है। फिर है घरेलू मनोरंजन, यातायात, स्टीमर, नौका विहार, बहुत सारे चीजें, वो भी हमारे जल पर ही संभव है। फिर पर्यावरणीय गतिविधियों में, पर्यावरणीय गतिविधियों का अर्थ क्या हुआ? पर्यावरणीय गतिविधियों जो पर्यावरण को संतुलन बनाने में जो जल चक्र चलता है, वर्षा होती है,
भाप बनता है, वाष्पन होता है, पुनः फिर जो है बरसात होती है। ये जो पर्यावरणीय विद्युत विधियां हैं, इन सब में मानवीय उपयोगों में से सबसे ज्यादा ताजे पेयजल की आवश्यकता होती है, जो सभी लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, पीते हैं। अब पीने का संसाधन समझ गए होंगे। जल संसाधन, जल को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करने का जो तरीका अपनाते हैं वह जल संसाधन है। चाहे संसाधन का शाब्दिक अर्थ औजार, उपकरण, जो भी कहिए, यह संसाधन हमारा। कितने तरीकों से हम जल को इकट्ठा करते हैं, उपयोग करते हैं, ये जल संसाधन मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा जल को इकट्ठा किया, और प्रकृति भी हमारे जल को जो है एकत्रित करने में प्रकृति भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। तो जल संसाधन समझ गए, जल समझ गए। अब जल के मुख्य स्रोत क्या है? जल के प्यारे बच्चों, मुख्य स्रोत क्या है? तो जल का मुख्य स्रोत हम कहते हैं सबसे पहला है महासागरीय जल। महासागर में जो जल है वह हमारा मुख्य स्रोत है, महासागरीय जल। दूसरा है वायुमंडलीय जल। भूमंडल में तो भूमि के सतह पर, भूमि के अंदर ये जो जल है उसको अभी हम बताएंगे। पहला है महासागरीय जल, दूसरा है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल, और तीसरा है भूम सतही जल। भूमि सतही जल, और चौथा है भूमि गत जल। अब ये मुख्य चार स्रोत हैं हमारे पृथ्वी पर जल के। महासागरीय जल, महासागर, हमारे पृथ्वी पर जितने महासागर हैं उनका जो सबसे बड़ा जल का भंडार महासागरीय जल। दूसरा है वायुमंडलीय जल। हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों द्वारा जो वाष्पीकरण जल होता है, और जो नदियों का, झरनों का, तालाबों का, पोखरों का, जो भूमि के स्तर वाले जितने सतह पर जल पाए जाते हैं, झील है, नदी है, नाला है, पोखरा है, तालाब है, इनका जो जल वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में जाता है, वह वही वायुमंडल का जल जब हमारे मौसम मानसूनी हवाएं चलती हैं तो वही फिर वर्षा के रूप में फिर जल हमारे पृथ्वी पर पुनः आता है। तो वायुमंडलीय जल दूसरा मुख्य। तीसरा है भूमि सतही जल। भूमि सतही जल का भी अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारा ग्लेशियर, जो बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जैसे हिमालय है,
लोग कहते हैं बर्फ से ही ढका हुआ है इनकी चोटियां, ग्लेशियर बड़े बड़े हैं बर्फों के। तो हिम नदों से जो जल पिघल करके नदियों में आता है, झरने बनते हैं, ये बड़े बड़े झरने, नदियां, तालाब, झील, ये जो भूमि के सतह पर जो जल पाए जाते हैं, ये तीसरे नंबर के मुख्य जल हैं हमारे जल के स्रोत। चौथा है भूमिगत जल, इसको भूमिगत जल कहते हैं। ये कहाँ से जो जल हमारा रिस करके बरसात के दिनों में जो हमारे बरसात होती है, ऊपर की सतह से छन करके पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा जो छन करके नीचे जल जाता है, और बड़े बड़े चट्टान शैलों के बीचों में जो भूमि के अंदर स्रोत बन जाते हैं, उनको हम भूमिगत जल कहते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए लोग भूमि की खुदाई करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, पंप सेट लगाते हैं, समरसेबुल लगाते हैं, और इस तरह बोरिंग करके भूमि के अंदर से कुआं खोद करके, कुआं भी खोदते थे पहले, अब तो जो है बहुत कम कुआं लोग खोदते हैं क्योंकि पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है। पहले पानी का स्तर ऊपर था तो कुएं में पानी रहता था, पक्के कुएं बनते थे स्वच्छता की दृष्टि से, लेकिन गरीबता के कारण कच्चे कुएं से भी लोग पानी पीते थे, उसकी बड़ी सफाई करते थे। और यही वजह है कि अब कुएं कम बनते हैं। जल निगम का जो ये नलकूप है और समरसेबुल लग रहा है, ट्यूबवेल लग रहा है, वह जो है हमारा भूमिगत जल का ही उपयोग करने के लिए जो है ये लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये मुख्य हमारा चार जो है जल के स्रोत हैं। वैसे तो जल के स्रोत और भी, वर्षा का जल है, ये भी वर्षा का जल जो है जब बरसात होती है तो मिट्टियां गीली हो जाती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदी नालों में पानी भर जाता है, पानी का स्तर ऊपर आने लगता है, तो तालाब वर्षा का जल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह बहुत भूमिगत जल, अधोभौमिक जल आपको बताइए, समुद्री जल जिसको महासागर, समुद्री जल भी, समुद्र में लवणीय जल पाए जाते हैं। अब पूरे पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है प्यारे बच्चों। 3/4 का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि पूरे पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से है, केवल 75% जल है, 25% स्थल। उस 25% स्थल में शहर, खेती योग्य भूमि, बंजर, ऊसर और समतल, असमतल, पर्वतीय, मैदानी, दलदली, हर तरह की भूमि पाई जाती 25% में पूरे पृथ्वी पर। बाकी 75% जल ही है। 97% जल ये नमकीन है। क्यों नमकीन है? क्योंकि इसमें लवण तरह तरह के मिले होते हैं, ये पीने योग्य नहीं है। ताजे पानी केवल 3%, 97%। अगर नमकीन वाला लवणीय जल है तो केवल 3% बनता है ताजा। उसमें भी ताजे जल में शुद्ध पेयजल केवल 1% है जिसको सभी लोग पीते हैं। बाकी 2% वह ताजा जल होते हुए भी कहीं पर पारा ज्यादा निकल जाता है, फ्लोराइड है, तो कहीं पर कुछ है। अगर उस पानी का जांच किया जाए जो भूमिगत के नीचे से बोरिंग करके लोग पानी का उपयोग करते हैं, तो उसमें बहुत सारे तत्व की या तो अधिकता है या तो कमी है। जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए तत्व वह नहीं मिल पाता है। तो शुद्ध पेयजल केवल 1% है।
तो सोचिए प्यारे बच्चों की 1% अगर पेयजल है तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस जल को कितना हमको बचाना है, संरक्षण करना है, सुरक्षित रखना है। ये सभी लोगों को इस पर जो है विचार करना है और कैसे हम जल प्रबंधन का कार्य इसको हम कर सकते हैं। तो जल प्रबंधन ये मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उन्होंने ये जल का स्तर जो है बहुत तेजी से हमारे भारत देश का नीचे जा रहा था और जो कम ही गहराई में पानी मिल जाता था अब बहुत ज्यादा गहराई में पानी का स्रोत मिलने लगा। तो उनको चिंता हुई कि अगर यही दशा दोहन की रही हमारे देश की, जल की दोहन की, तो लोग प्यासे बिना मर जाएंगे। अन्य काम तो दूर, प्यासे बिना मर जाएंगे। शुद्ध जल उनको पीने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो जल संरक्षण का काम उन्होंने ये किया कि जो गांव में तालाब हैं और जहां पर पहले से हैं उनको संरक्षण किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए और जहां पर नहीं है वहां तालाब खोदा जाए। तो जल के लिए हर ग्राम प्रधान, हर ग्राम में, ग्राम सभा में, हर गांव में तालाब खोदे गए। यह बहुत बड़ा अभियान हमारे देश में चला। अब वो तालाब तो खोद दिए लेकिन उसमें पानी नहीं है, तो पानी कैसे होगा इसका भी उन्होंने तरीका बताया कि बरसात का पानी यदि हर गांव की नाली पक्की और स्वच्छ नाली बना दिया जाए, नाली बने तो याद रहे कि हम स्वच्छता पर ध्यान दें। इसलिए प्रधानमंत्री हमारे जो है उन्होंने स्वच्छता पर एक अभियान चला दिया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, सभी लोग स्वच्छता पर ध्यान दें तो हर गांव का नाली बने और वह नाली तालाबों और तालाबों से जुड़े, क्योंकि बरसात का पानी खेतों से बहते हुए वो नदी में पहुंच जाता है, नदियों से होते हुए पूरा समुद्र में पहुंच जाता है। तो बड़ा दिक्कत हो जाता है यदि वो पानी जगह जगह तालाबों में भर जाए तो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। तो बरसात का पानी जो बरसता है वह बाहर नदी में न जाने पाए, उसको जल निकास के द्वारा, नाली के द्वारा जो बावली बना, पोखरा खोदा गया, उसमें ले जा करके जोड़ दें तो बरसात भर में का पानी वह तालाब भर जाए, जिससे जो है पशु पक्षी को पीने के लिए उपयोगी हो जाए, सिंचाई के लिए उपयोगी हो जाए और जल का स्तर भी ऊंचा आ जाए। इस दृष्टि से तालाब को जो है खुदवाया गया, तालाब की सुरक्षा करने के लिए उसके किनारे किनारे वृक्ष लगाया गया। अभी वृक्ष का अभियान चल ही रहा है कि वृक्ष हमारे लिए वाष्पीकरण करके जो मिट्टी के अंदर जल है उसका शोषण करके, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करके वायुमंडल में जल जो है वाष्पीकृत करके वाष्पन के द्वारा वो वायुमंडल में जल को भेजने का काम करती हैं। तो वायुमंडलीय जो जल है इन्हीं के द्वारा आता है और जो भाप बन करके जो तालाबों का पानी है वो भी वायुमंडल में चला जाता है। तो वही पुनः बरसात होता है तो फिर वो जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, लगे होते हैं, अधिक रहते हैं, वहां पर बरसात की मात्रा अच्छी होती है। अब है आगे जल रिचार्ज। जल रिचार्ज क्या है? जल रिचार्ज वह है जो प्रकृति के द्वारा
जो हमारा रिस करके पानी, जिसको कहते हैं पानी रिस रहा है, छन रहा है, वो रिस करके अंदर जाता है, जमीन के अंदर रिसते हुए कुछ स्तर तक नीचे पहुंच जाता है। पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा भी पानी जो है वहां पर पहुंचता है, तो उसको हम जल रिचार्ज कहते हैं। तो यह भी पेड़ पौधे अधिक लगाना बहुत जरूरी है पर्यावरण के दृष्टि से, और ईंधन के दृष्टि से, फल के दृष्टि से, हर तरह से पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े उपयोगी हैं। इसलिए वृक्ष लगाओ देश बचाओ, है तो ये होना बहुत जरूरी है। अब हम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताएंगे। हाँ, तो अब आगे है नदी घाटी परियोजनाएं, उसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? जैसे जब हमारा देश प्यारे बच्चों स्वतंत्र हुआ, तो उस समय हमारे देश में कहीं इतना बाढ़ आ जाती थी जिससे जन धन की बहुत बड़ी हानि होती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी और आवागमन, आना जाना लोगों का दुर्भर हो जाता था। तो उस बाढ़ से बचने के लिए और कहीं इतना सूखा पड़ जाता था कि वहां पानी का इतना संकट हो जाता था कि पेड़ पौधे, फसल सब सूख करके नष्ट हो जाती थी, पीने का पानी भी नहीं मिल पाता था। तो उस उद्देश्य से भी ये नदी घाटी परियोजनाएं लागू की गई। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? जो बहुउद्देशीय योजना उस नदी घाटी परियोजनाओं को कहते हैं जिनका लक्ष्य एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। एक से अधिक, केवल एकीकरण नहीं, बहुउद्देशीय, अनेक प्रकार के उद्देश्य हमारे सफल हों, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, लाभ क्या था कि बहुउद्देशीय परियोजना जब लागू की गई तो उस समय इसका उद्देश्य पहला यही था कि बाढ़ पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। जो ये बाढ़ प्रकृति के द्वारा प्रलयकारी, विनाशकारी, ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये प्राकृतिक आपदाओं में गिनती होती है। उस प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए, ये बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक यही उद्देश्य था कि बाढ़ पर नियंत्रण करना। दूसरा, नहरें निकाल करके, जहां पर पानी का साधन नहीं था, नहरें निकाल करके वहां के जमीन को सिंचित करना, इसलिए नहरें निकालना उन उद्देश्य था नदी घाटी परियोजना का। नहरें निकाल करके अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो सके। तीसरा था कि उन नदियों पर बांध जो बना, उस योजना का तीसरा महत्वपूर्ण ऐसा उद्देश्य था कि उस पर बिजली, जल विद्युत परियोजना का उत्पादन हो, अधिक से अधिक मेगावाट की बिजली पैदा हो, जिसका एनटीपीसी बड़े बड़े
भाखड़ा बांध और भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है, जहां पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में उस परियोजना का लाभ मिलता है। तो जल विद्युत का उत्पादन करना ये हमारा उद्देश्य था। दूसरा है कि दलदलू, जहां पर कीचड़ ज्यादा रहेगा, दलदली भूमि रहेगी, वहां को सुखा करके और अधिक क्षेत्रफल में कृषि क्षेत्र, कृषि भूमि योग्य कृषि कार्य, फसल उत्पादन के लिए तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य था। फिर है इस परियोजना का एक उद्देश्य और था कि मछली पालन को प्रोत्साहन करना, मछली पालन पर बढ़ावा देना, ताकि मछली पालन कर सके, लोगों की आर्थिक हमारी स्थिति सुदृढ़ और मजबूत हो, और मछली पालन पर जिसको नीली क्रांति दिया गया, मछली पालन के लिए नीली क्रांति का उपयोग ये उद्घोष किया गया। नीली क्रांति हमारे मछली पालन से संबंधित है। फिर है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कि इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक हमारे जहां पर सिंचाई का साधन नहीं है, वहां पर हम कैसे जो है पानी को रोक करके सिंचाई का साधन बढ़ाएं। जो हमारी फसलें हैं मुख्य रूप से रबी, खरीफ और जायद, उनको अधिक से अधिक जो है पैदावार बढ़े, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी था। फिर है नए उद्योग धंधों की स्थापना करना, नए नए उद्योग धंधे जो है उनको लागू करने के लिए इस परियोजना का यह भी उद्देश्य था कि उसमें नए उद्योग धंधों की स्थापना करके उसमें सहयोग करना और आगे बढ़ना। फिर है जल यातायात की सुविधा को बढ़ाना, जल यातायात की सुविधा को जुटाना एवं शुद्ध पेयजल का वितरण करना। जल के यातायात जो हमारा जो है पेट्रोल डीजल का दोहन होता है, जल यातायात के साधन से ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। यह एक इसका उद्देश्य ये भी था। आज जो है बड़े बड़े नदियों में जो है यातायात का साधन बन गया है हमारा जल यातायात। फिर है शुद्ध जल, जहां पर शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है वहां पर वितरण करने का भी यह उद्देश्य का काम था। फिर है वन संरक्षण, वन ही जीवन है। वन के द्वारा हम समझ लीजिए कि 90% वनों पर आधारित हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमारे देश का वन संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसलिए वन संरक्षण के लिए भी इस उद्देश्य का जो है योजना था। और खनिज संपदा, खनिज संपदा का संदोहन, जो संदोहन माने अच्छा उपयोग हो, अच्छे उस क्षेत्र के लिए क्या उपयोग हो सकता है, वह खनिज संपदा का संदोहन उचित ढंग से हो सके, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये था। अब अगले बार हम जो है नदी पर जो बांध बने हैं, उन बांधों से कहां पर बने हैं, कितनी मेगावाट बिजली पैदा होती है, उससे और हमारा देश कितना आधुनिक युग में आगे बढ़ रहा है। और हम ये चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हम आने वाले भविष्य में इतना आगे बढ़ जाएं कि पूरा विश्व हमारे भारत को जो है गुरु के नाम से जाने। जगत गुरु के नाम पहले प्रसिद्ध था, आज भी है